दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का जो टॉपिक होगा वो उत्तराखंड का होगा, जो बीच में कल आना था, किसी वजह से नहीं आ सका, तो मैं आज उसको लेके आया हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे पहले जितने भी मैंने चंद्रवंश के टॉपिक पढ़ाए हैं, आपको 4 पार्ट आ चुके हैं उसके, उस पर आपने काम कर लिया होगा, यानी आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। साथ ही साथ आप अपनी भी कोई अपने स्तर से भी बुक्स पढ़ते रहिए उत्तराखंड इतिहास पे, जिससे आपको निश्चित रूप से क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज हम उसी पार्ट को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमने क्या देखा था पिछले पार्ट में कि चंद्रवंश का जो शासक था, अंतिम जो शासक था महेंद्र चंद के समय में, उसको उसकी हत्या करने के बाद गोरखाओं ने यहाँ पे क्या कर लिया था, अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो इससे पहले कि हम गोरखा वगैरह इनको पढ़ें, हमें सबसे पहले चंदू की, मैंने कहा था, समाज कैसा था, आय का क्या सोर्स था, कैसे उनका पतन हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, चंद्रवंश का जब पतन होता है, उसके लास्ट महेंद्र चंद तो एक लास्ट कड़ी थी, उससे पहले के जो शासक थे उनका जो एक प्रॉपर तरीके से उन्होंने रूल नहीं कर पाए थे अपने उसमें, जिसके कारण उनका क्या होने लगा, पतन होने लगा। इसकी शुरुआत होती है देवी चंद से। देवी चंद को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का तुगलक भी कहा जाता है, यानी मोहम्मद तुगलक। किसको, देवी चंद को। इसने क्या किया था, ये अपने जो राज दरबार में थे, जो इसके सलाहकार थे, इन्हीं से घिरे रहता था, और इसने अत्यधिक क्या कर दिया, राजकीय कोष का व्यय कर दिया। अब राजकीय कोष व्यय करेगा, नीति निर्माण में इसकी सही दूरदृष्टिता नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर उसका पतन होना लाजमी है। ठीक है, कौन, इसको क्या कहा जाता है, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने भी इसकी तरह नीतियां अपनाई, जिसके कारण इनका क्या हुआ, पतन हुआ। अब देखिए, चंद्रवंश के पतन के कुछ कारण हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछ देते हैं, चंद्रवंश के पतन के निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य कारण था, प्रमुख कारण था, या कौन सा एक कारण नहीं हो सकता, तो मैं आपको कुछ, अगर एडवांस लेवल के पेपर बनते हैं उत्तराखंड ग्रुप सी के अलावा, आप लोक सेवा आयोग के हरिद्वार के, लोक सेवा आयोग हरिद्वार के अगर पेपर देते हैं यूपीपीएससी के, वहाँ भी ये क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, जब इनका पतन हो सकता है, पतन के कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है, योग्य उत्तराधिकारी का न मिलना। जब आपको आपके जो मेन शासक थे, जैसे रुद्रचंद वगैरह, इनके पास जो भी आए अच्छे शासक, उसके बाद जब देवीचंद वगैरह इनका टाइम आया, तो इसके बाद योग्य उत्तराधिकारियों की क्या होगी, कमी होगी। एक तो वो हो सकता है। दूसरा, मैंने आपको पहले बताया था कि इसके दरबार में, इनके बाद में षड्यंत्र होने लगे। राज दरबार में जो होता था, षड्यंत्र होता था। जहाँ षड्यंत्र होगा वो सत्ता नहीं चल सकती। ठीक है, तो आप क्या क्या कह सकते हैं, एक तो योग्य उत्तराधिकारी की क्या थी, कमी थी। दूसरा, दरबार में लगातार क्या चलता था, षड्यंत्र चलता था। इसके अलावा क्या हो सकता है, देखिए, जैसे मैंने क्या बताया, चंदू ने अपने शासन के समय लगातार डोटियों से और पवार राजवंश से संघर्ष किया, यानी डोटी और पवार से लगातार संघर्ष करने के कारण भी उसका क्या हुआ, पतन हुआ। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, 1779 के आसपास, जब ललितादित्य ने, यहाँ ललित शाह ने जब यहाँ पे आक्रमण किया था, जिसको आप दुधौली का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, कब हुआ था, दुधौली का 1779 में। मैंने बताया था, दुधौली नाम नहीं लिया था, आप उसको लिख लेना, जब प्रद्युमन शाह को जब यहाँ पे गद्दी में बैठाया था। ठीक है, तो योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे, दरबार में षड्यंत्र होने लगा था। इसके अलावा डोटी और पवार से लगातार संघर्ष चलता रहा। राजकोष को इनने अत्यधिक व्यय कर दिया। ठीक है, राजकोष व्यय के कारण इनके सत्ता चलाने के लिए ये आगे को काम नहीं कर सके। इसका जो था, पतन के कुछ मुख्य बिंदु थे। ठीक है, आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें हमेशा रहेंगी। ठीक, अब आगे हमने जो आज देखना है इनका, वो मेन चीज़ इसका देखना है कि इनकी आय का सोर्स क्या था, आखिर इनको आय कहाँ से होती थी। ठीक, यही यहाँ पे से आपका क्वेश्चन भी पूछता है। देखिए, भारतीय इतिहास हो या उत्तराखंड का इतिहास हो, हमेशा से क्या रहा है, आय का एक मुख्य स्रोत है भू राजस्व। कौन सा राजस्व, भू राजस्व, यानी जो लैंड से जो इनकम होती थी, चाहे वो उसकी उपज से हो या कोई नकद के रूप में जो टैक्स देते हों, भारत के इतिहास में हमेशा, चाहे उत्तराखंड का हो, भारत का हो, भू राजस्व अपने आप में ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स रहा है किसी भी राजवंश के इनकम का। तो उसी प्रकार चंद्रवंश की आय का भी मुख्य स्रोत क्या था, भू राजस्व था। ठीक है, अब आज की तरह ऐसा तो नहीं है कि कोई इंडस्ट्री लगी होगी ब्रिटानिया की वगैरह की, कोई उद्योग लगे होंगे उस टाइम, ऐसे वहाँ से इनकम होती होगी, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो कृषि उपज से जो आय होती थी, यानी जो भू राजस्व था, इनकी आय का भी क्या था, मुख्य सोर्स था। अब आपको, जब तक आप ये भू राजस्व वाली आय को समझोगे, उससे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, जिस टर्मिनोलॉजी के अंदर से ही आपका क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उन शब्दों को आप समझोगे तब उसका अर्थ आपको मैं बताता हूँ। ठीक, देखिए, कुछ शब्द मैं लिख रहा हूँ, इनकी ओर आपने ध्यान देना है। पहला मैं लिख रहा हूँ थातवान, क्या लिख रहा हूँ, थातवान। दूसरा शब्द मैं लिख रहा हूँ खाईकर, क्या लिख रहा हूँ,
ऐसे ही लिखना है, ठीक है, खाइकर। थातवान लिख दिया, खाइकर लिख दिया। इसके अलावा एक सिरतान शब्द लिखूंगा, सिरतान, ठीक। इन 3 शब्दों को समझाता हूं, उसके बाद आप आगे को समझेंगे। देखिए, थात मतलब जमीन का एक टुकड़ा, यानी जमीन का एक हिस्सा। वान मतलब जो उसको धारण करता था, यानी थातवान जमीन के मालिक को कहते थे। देखिए, जमीन का मालिक इस वंश में भी राजा था, लेकिन राजा अगर किसी को अगर जमीन देता था देखने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता था? थातवान कहलाता था। अगर आपसे पूछता है कि चंद्रवंश में थातवान कौन था, आप क्या कहोगे? भूमि का मालिक, ठीक है, भूमि मालिक। ये कौन होते थे? थातवान। और थातवान कौन होगा? ये राजा तय करता था, राजा किसी को अगर जमीन देता था, ठीक है। दूसरा खाइकर। खाइकर अगर आपसे पूछता है कि खाइकर कौन थे चंद्रवंश में, खाइकर से आप क्या समझते हैं? नाम से ही लग रहे हैं। खाई मतलब जो खाता था, कर मतलब टैक्स, इसको ऐसे ही पढ़ोगे, ठीक है। खाई मतलब खाने वाला, कर मतलब टैक्स, यानी जो खाता भी था और टैक्स भी देता था। इसका ये मतलब हुआ खाइकर एक प्रकार के किसान ही थे, जो क्या करते थे? जमीन पे कार्य करते थे, ठीक है। तो खाइकर का मतलब दूसरों की जमीन पर काम करने के बाद जो उपज होती थी उसका कुछ हिस्सा वो खुद यूज करता था और कुछ हिस्सा वो क्या करता था? जिसकी जमीन होती है यानी भू मालिक को देता था, ठीक है। तो खाइकर कौन होते थे? एक प्रकार के किसान जो कि खेतों में काम करके उस मतलब मालिक की ज़मीन से अपना भी लेते थे और उपज का कुछ हिस्सा नकद के रूप में या अनाज के रूप में ज़मीन के मालिक को देते थे। वो कौन होते थे? खाइकर, यानी ज़मीन से आई भी जो उपज होती थी उसको खाने वाले और उसको देने वाले भी। और ये जो देता था, इसको याद रखना, या तो अनाज के रूप में देगा, किसको? भूमालिक को, या नकद के रूप में, ठीक है। अनाज प्लस नकद के रूप में देने वाला किसान है वो क्या करता था? खाइकर। और ये खाइकर किसकी जमीन पे काम करता था? थातवान। थातवान चाहे तो मतलब अपनी जमीन पे किसी को खाइकर के रूप में रख सकता था। तीसरा शब्द है सिरतान। सिरतान भी अपने आप में क्या होते थे? भूमि में काम करने वाले किसान टाइप का ही आप समझ लीजिए। लेकिन ये जो सिरतान होता था सिर्फ नकद के रूप में देता था। क्या देता था? नकद के रूप में ये टैक्स देता था। यानी अब समझ लीजिए, थातवान कौन है? भूमालिक। और इसको भूमालिक कौन बनाएगा? राजा। राजा एक थातवान क्या करता था? खाइकर और सिरतान को अपने खेत दे सकता था कमाने के लिए। उसके बाद ये लोग क्या करते थे? जो उपज होगी उसका कुछ हिस्सा किसको दे देंगे? थातवान को। और ये थातवान की जिम्मेदारी होती थी और राजकोष में उस आय को क्या करे? जमा करे, ठीक है। तो आप ये 3 टर्मिनोलॉजी समझ गए होंगे। देखिए, भू राजस्व है, भू राजस्व का कुछ तो होता होगा। इतिहास के किसी खंड में चले जाइए यहाँ भारत के, लगभग हमेशा उपज का 1/6 हिस्सा, उपज का 1/6 हिस्सा किसके रूप में लिया जाता था? भू कर के रूप में लिया जाता था। चंदू ने भी यही किया, लगभग 1/6 हिस्सा भू कर के रूप में लिया, जिसको क्या बोला गया? गल्ला छहाड़ा। इसको याद रखना, ठीक हो। इसको क्या बोला गया? गल्ला छहाड़ा। तो अगर आपसे पूछता है गल्ला छहाड़ा क्या था? गल्ला छहाड़ा एक प्रकार का भू राजस्व था जो उपज का 1/6 था, ठीक है। इस शब्द को बोला गया गल्ला छहाड़ा, यानी छहाड़ा मतलब छठा भाग है, ठीक है। तो गल्ला छहाड़ा मैंने आपको बता दिया भू राजस्व का 1/6। अब आपको थातवान पता चल गया, आपको खाइकर पता चल गया, आपको सिरतान पता चल गया। ये सिरतान और खाइकर खेतों में काम करने वाले थे, ठीक है, यानी एक प्रकार के किसान ही टाइप के थे। इसके अलावा 2-3 शब्द और बुलाऊंगा। एक बोलूंगा आपको कैनी, एक बोलूंगा आपको छोड़ा, एक बोलूंगा आपको छोड़ी, ठीक। कैनी होते थे भूदास। क्या होते थे? भूदास, यानी भूमि पे काम करने वाले दास, जिसको आप कह सकते हैं, एक प्रकार के दास होते हैं। और याद रखना, जो खाइकर और मैंने अभी बताया था सिरतानी, वो हमेशा याद रखना ब्राह्मणों के अलावा किसी भी जाति के हो सकते थे, ठीक है। ब्राह्मण नहीं होते थे वो खाइकर और सिरतान, वो उसके अलावा किसी भी जाति के। कैनी क्या होते थे? भूदास होते थे, यानी भूमि पे काम करने वाले एक प्रकार के गुलाम होते थे चंद्रवंश के टाइम पे, ठीक। इसको भी नोट कर लेना। अब देखिए, जब थातवान मैंने बताया भूमि का मालिक, उसको तय कौन करेगा? राजा करेगा। राजा क्या करता था? भूमि को किसी को अगर पुरस्कृत रूप में दे दे, यानी पुरस्कार के रूप में किसी बहादुर को दे दे, या राजा को लगा कि इसने सैनिक में किसी की कोई शहीद हो गया, यानी उस टाइम मर गया, तो उसके किसी उत्तराधिकारी या उसके वंशज को दे दे, तो इस प्रकार की जो पुरस्कार होता था उसको रौत बोलते थे। क्या बोलते थे? रौत। रौत एक प्रकार का पुरस्कार होता था। क्या होता था? पुरस्कार। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। रौत एक प्रकार का पुरस्कार था जो राजा क्या करता था? जमीन के रूप में किसी को देता था।
अगर रौत किसी को दे दी और वहां पे ऑलरेडी एक वो काम कर रहा, कौन, जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, थातवान, यानी इस रौत को एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो ऑलरेडी थातवान है। सपोज मेरे पास भूमि का अभी हक है, भूमि का मालिक मैं हूँ, मेरी जगह राजा ने किसी और को रौत के रूप में मेरी भूमि दे दी, तो मेरे से थातवान का पद क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, तो रौत अगर आपसे पूछता है, एक प्रकार का पुरस्कार जो राजा सैनिकों को या किसी को क्या रूप में, उपहार के रूप में, जमीन के रूप में देता था, रौत होता था। ठीक, कैनी क्या थे, भूदास थे। अब ये कैनी जो होते थे ये किसकी भूमि पे काम करेंगे, उन्हीं के भूमि यानी थातवान वगैरह की भूमि पे काम करने वाले। छोड़ा, छोड़ा अगर आप कुमाऊं में जाएंगे वहाँ भी लड़कों को छोड़ा ही बोलते हैं, लड़कियों को वहाँ छोड़ी भी बोलते हैं। छोड़ा और छोड़ी वहाँ शब्द प्रचलित है। छोड़ा जो होते थे ये क्या करते थे, घरों में काम करते थे। कौन, छोड़ा। और छोड़ी क्या होती थी, एक प्रकार की दासी होती थी। ठीक है, कुमाऊं में अगर आप जाएंगे वहाँ लड़का और लड़की को अभी भी कभी कभी सुनने को मिलेगा आपको छोड़ा और छोड़ी बोलते हैं। तो आपको ये शब्द समझ में आ गए, कैनी कौन था, रौत क्या होता था, एक प्रकार का पुरस्कार। ठीक है, और जो थातवान है उसकी भूमि को किसी को रौत के रूप में दे दिया तो वो थातवान की भूमि चली जाती थी, और जिसको रौत के रूप में दिया जाता था वो थातवान बन जाता था। उसके बाद देखो थातवान क्या करता था, कैनी के रूप में भी काम कर सकता था, वो इतना जानना है नहीं आपको। ठीक, आपको इन टर्मोलॉजी को समझना है। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी आय के प्रमुख स्रोत क्या था। मैंने आपको बताया क्या था, टैक्स था यानी भूकर। अब देखिए इन लोगों ने भूकर इसी रूप में अपना, ये लोग क्या करते थे, टैक्स से वसूल करके राजकोष में जमा करते थे। इनकी आय का मुख्य स्रोत जो था तराई और तराई माल का क्षेत्र होता था। तराई माल कहते थे उसको, जो आजकल वर्तमान में उधम सिंह नगर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के आसपास का इलाका, जो तराई का क्षेत्र है वहाँ का इलाका इनकी क्या था, रेवेन्यू का, भू राजस्व का मुख्य स्रोत था। इसी वजह से आप देखेंगे बार बार कटेहरों का आक्रमण बताया था, रोहिलों का आक्रमण बताया था, और या कोई एक लखनऊ का जो शासक था मैंने बताया था रुद्रचंद के समय उसने आक्रमण किया था। तो आप रिवाइज कर लेना, वो तराई के क्षेत्र को ही लूटने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्या मिलता था, वहाँ से उत्पादकता होती थी, रेवेन्यू प्राप्त होता था। इसीलिए उन इलाकों में क्या किया गया, बार बार तराई के क्षेत्र में चंद्रवंश में आक्रमण आपको देखने को मिलता है। तराई का क्षेत्र पहले किसने दिया, मैंने बताया था फिरोज शाह तुगलक ने तराई का क्षेत्र दिया। बाद में रुद्रचंद के समय पे जब आक्रमण होते हैं, अकबर के दरबार में जाते हैं, शाहजहां वगैरह सब तराई का क्षेत्र देते हैं। वो इसीलिए देते हैं क्योंकि वहाँ से इनको रेवेन्यू यानी राजस्व प्राप्त होता था। तो भू राजस्व के अलावा चंद के समय कुछ प्रमुख कर थे, यानी कुछ इंपोर्टेंट कर थे जो ये लेते थे। उन करों का नाम आपसे पूछ सकता है। कुछ मुख्य कर मैं आपको बताऊंगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में अगर कोई कर छूटा होगा जो मैंने बताने से छूट जाएगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको नोट कर लेना। ठीक है, तो चंद के समय कुछ प्रमुख कर बताता हूँ मैं आपको। देखो पहला कर तो है सिरती, वही सिरती जो नकद के रूप में लिया जाता था। अगर आपसे पूछता है सिरती कर किस रूप में लिया जाता था, आप बताओ कि नकद। सिरती कर किन से लिया जाता था, मैंने पहले बताया आपको किन से लिया जाता था, जो भोटिया व्यापार होता था उनको जिस टाइम हराया था, जो भोटिया वाला व्यापार था वहाँ से जो कर लिया जाता था वो क्या लिया जाता था, सिरती कर। और किस रूप में लिया जाता था, नकद के रूप में। ठीक है, एक होता है कुमाऊं में अभी भी चलता है, उस शब्द को बोलते हैं बैकर। क्या बोलते हैं, बैकर। बैकर भी चंद की आय का क्या था, एक सोर्स था। ठीक है, और ये बैकर जो होता था ये अनाज के रूप में होता था। अगर आपसे पूछता है जो बैकर चंद की आय का सोर्स था, बैकर जो टैक्स था वो किस रूप में होता है, तो आपका आंसर होगा बैकर टैक्स जो था अनाज के रूप में होता था। इसको ऐसे ही याद करेंगे। तीसरा मैं बताऊंगा आपको कूत। कूद क्या होता था, भू राजस्व के अलावा यानी अनाज के अलावा जो अनाज के बदले नकद दिया जाता था, यानी जैसे सॉरी आपने नकद दिया किसी को, उसके बदले आपको अनाज देगा। ठीक है, तो कूद क्या होता था, नकद के बदले अनाज। नकद के बदले अनाज, तो नकद के बदले अनाज देने के जो सिस्टम था उसको बोला गया कूद। ठीक है, ऐसे ही याद करना। अगला होगा मांगा कर। मांगा। ठीक है, मांगा कर कब होता था, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर जो था मांगा कर था। ठीक है, यानी जब युद्ध वगैरह होता था उस टाइम चंद्रवंश में कौन सा कर लिया जाता था, मांगा कर। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ना है आपको। ठीक, अगला जो टैक्स है डाला। अब ये मत सोचना कि इनको कैसे याद करेंगे, ऐसे नाम, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पर डे एक नज़र मारनी है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जब आप पेपर देने जाते हैं, जब आपने डीप स्टडी की होती है, जब आपने घर में मेहनत की होती है, ऐसे नहीं हवा में पढ़ रखा है इधर उधर से, आप अगर किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, पेपर आपको इतना ज़्यादा हल्का लगेगा, आपके वहाँ खुशी से फूले नहीं समाओगे। ये वास्तविकता है।
इतने कर पढ़ोगे, लास्ट में क्या पूछ देगा, थातवान क्या था। देखो हम लोग घर से पूरा प्रिपेयर होके जाएंगे, हमारा काम है पूरी तैयारी के साथ जाना। जब वहां जाते हैं हम घर में आंख बंद करके याद करते हैं, ये कर आता कुछ नहीं है। लास्ट में पूछेगा थातवान क्या था। अब आपको पता है भूमि का मालिक था वही थातवान। आपको बोलेगा खाईकर कौन होते थे, आपको बता देगा जो थातवान की भूमि पे काम करता था, नगद के रूप में, अनाज के रूप में। इतने ही हल्के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारा काम क्या, हम पूरा प्रिपेयर होके जाएंगे। ठीक, डाला क्या होता था, देखो चंद्रवंश में कुछ पदाधिकारी होते थे जो चंद्र राजवंश में सहायता करते थे, जिनमें आपका थोकदार भी होते थे, बूढ़े भी होते थे। बूढ़े मतलब व्यक्ति, एक वो बूढ़ा आज का आदमी नहीं कि एजेड व्यक्ति, उसके लिए यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, राजकाज में हिस्सा लेने वाले थे। इसके अलावा सयाने भी होते थे। ठीक, तो डाला एक प्रकार का कर था जो सयानु से लिया जाता था। किससे, सयानु से, सॉरी सयानु के लिए लिया जाता था। डाला कर सयानु के लिए लिया जाएगा, ठीक है, यानी, और ये किस रूप में होगा, अनाज के रूप में। मतलब एक प्रकार का दस्तूर था। दस्तूर मतलब जो देते हैं गांव में, और वो दस्तूर अनाज के रूप में था। किसके रूप में, अनाज। तो आपसे पूछता कि डाला क्या था, आपका आंसर होगा चंद समय में सयानु के लिए अनाज के रूप में दिया जाने वाला एक प्रकार का दस्तूर क्या था, डाला था। ठीक है, इसके अलावा बहुत से इनने कर लगाए। एक कर का नाम था मौकर। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इससे पहले इसका नोट कर लेना, ठीक है। देखो इन लोगों ने इतने अधिक टैक्स लगाए, इतने अधिक टैक्स लगाए, आपको यकीन नहीं होगा, जितने टैक्स होंगे उतने पदाधिकारी भी होंगे। ठीक है, यानी टैक्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा क्या करेंगे, पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। अब इनके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ। 36 प्रकार के इनने टैक्स लगाए थे, उसको बोलते हैं 36 रकम 32 कलम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 36 रकम 32 कलम। अब आपसे पूछता है 36 रकम 32 कलम किसकी विशेषता है, आप बताओगे चंद राजवंश की। क्यों, इतने टैक्स तो मैंने बता दिए, अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 36 रकम मतलब कुछ होगा नहीं, छोटे 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 मतलब उनको इनकम होगी। 32 टाइप के अधिकारी रख दिए। अधिकारी का मतलब उस टाइम कलम को एक इंडिकेशन के रूप में बोल रहे हैं। ठीक है, ये नोट करना, 36 रकम 32 कलम। इसके अलावा इन लोगों ने जो कर लिया था, एक था मौकर। क्या, मौकर। मौकर हर परिवार से लिया जाता था, यानी हर परिवार से लिया जाने वाला कर क्या था, मौकर। साथ ही साथ इन्होंने इतने फालतू के कर लगाए, जैसे घी कर लगा दिया, भैंस कर लगा दिया, यानी वर्ष में एक बार भैंस पे कर लगा देते, लगभग 4 पैसा लिया जाता था। ठीक है, देखो अगर पूछता है घी कर किसके टाइम पे था, भैंस कर किसके टाइम पे था, एक होता था जैसे जो गाय होती थी तराई क्षेत्र में, उसको चराने के लिए उसको टैक्स लगा दिया जाता था, उसको बोलते थे क्या, गाय चराई कर। ठीक है, क्या बोलते थे, गाय चराई कर। ठीक है, इसके अलावा भात कर भी लगा देते थे। भात कर मतलब कोई बड़ा उत्सव होगा, अगर उसमें भात की पार्टी दे रहे, भात मतलब चावल, उस उत्सव पे जो टैक्स लगा देते थे, भात कर मतलब उसमें भात की पार्टी होती थी, उस पर भी चंद राजा क्या लगा देते थे, टैक्स लगा देते थे, जिसको क्या बोला गया, भात कर। अब देखिए इसके अलावा कुछ मुख्य कर मैं आपको बताता हूँ। एक का नाम था साहू, दूसरे का नाम था रंत गली। ठीक है, क्या बोलता है, ऐसे ही नोट करेंगे आप। ठीक है, साहू प्लस रंत गली। ये जो टैक्स था ये लेखक को देय होता था, यानी लेखक के लिए जो टैक्स लिया जाता था। ठीक है, साहू प्लस रंत गली, यानी दोनों अलग अलग हैं। अगर आपसे पूछता है साहू और रंत गली टैक्स किसको देय होते थे, आप क्या बताओगे, लेखक को देय होते थे। और किस वंश के समय होता था, चंद राजवंश के। ठीक है, इतना नोट करते रहना आप। अगला देखो क्या था, अब ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, घबराना मत टैक्सों से। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। एक टैक्स इनके टाइम पे था, उसका नाम था रोल्या देवल्या। रोल्या देवल्या, ये क्या था, जैसे चंद्रवंश में अपने देवी देवताओं की पूजा के लिए, पूजा के नाम पे जो टैक्स लेते थे, यानी चंद्र राजा अपनी कुल देवी या देवताओं की पूजा के नाम पे जो टैक्स लेते थे उसको बोलते थे रोल्या देवल्या। ठीक, एक था भाग कर। क्या था, भाग कर। अभी गांव में देखेंगे आप, घराटे होते हैं अनाज बना पीसने वाले, उस पे जो टैक्स लेता था, यानी घराटों पे जो टैक्स लिया जाता था, उसको क्या बोला गया, भाग कर बोला गया। ठीक है, ऐसे ही पढ़ोगे। अब कुछ 2-4 टैक्स और बताऊंगा मैं आपको, उनके नाम आपको याद रखने। ठीक है, एक होता था शुल्क कर। क्या कर, शुल्क कर। शुल्क कर यानी राज सेवकों से लिया जाने वाला कर। जो राजा के दरबार में सेवक होते थे उनके लिए, राज सेवकों के लिए कह रहा हूं, ठीक है, उनसे नहीं, राज सेवकों के लिए, राज सेवक, इनके लिए जो कर लिया जाता था राज सेवकों के लिए, उसको बोला गया शुल्क कर। एक कर का नाम था मिझारी कर। क्या था, मिझारी कर। ठीक है, मिझारी कर किससे लिया जाता था, कामगारों के लिए। ठीक है, कामगार। मिझारी कर का संबंध किससे है, कामगार
गार से, ठीक। अब देखो ये है ही है, अब उत्तराखंड है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे ये भी पूछे, ठीक है। इसके अलावा एक दो टैक्स और हैं, एक का नाम है बाजदार। बाजदार लिया जाता था महाजनों के लिए, किसके लिए? बाजदार महाजनों के लिए। एक था बजनिया। बजनिया टैक्स का संबंध था किससे? नर्तक और नर्तकियों के लिए, ठीक है। बजनिया याद रखना, बजनिया। तो राजा के दरबार में जो नर्तक और नर्तकी होते थे नाज, ठीक है, उनसे जो टैक्स लिया जाता, उनके लिए जो टैक्स लिया जाता था वो था बजनिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे को देखते हैं कि इसके टाइम पे और क्या चीज़ें हुई थी। देखिए कुछ मतलब टैक्स थे। अब इतना घबराना मत, ये ऐसे टैक्स कैसे याद करना है, आपको क्या करना है, एक सीरीज में लिख देना है, आपको खुद ही याद हो जाएंगे, ठीक है। नाम देखते रहना है। एक दो टैक्स और हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक टैक्स था चौबदार। चौबदार, चौबदार, चौबदार क्या होता था? राजा की कुछ अपनी निजी वस्तुएं होती थी, उसका तलवार वगैरह, उसको पकड़ने वाला या उसको देख रेख करने वाला जो व्यक्ति होता था, उसकी आय के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको क्या बोला गया था? चौबदार बोला गया था, ठीक है। और लास्ट टैक्स जो मैं आपको बताऊंगा वो था न्योवाली। कौन सा टैक्स था? न्योवाली। न्योवाली क्या था? जो न्याय पाने वाला है उससे लिया जाना, उसके लिए जो कर था, यानी न्याय के लिए जो कर लिया जाता था, ठीक है। न्याय के लिए जो कर लिया जाता था उसको क्या बोला जाता था? न्योवाली, ठीक। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इतना कोई अब इसमें पैनिक मत लेना, इतने टैक्स लिखा दिए, इतना क्या कर दिया, आपको खुद जानते हैं, आप उत्तराखंड के पेपरों का कोई भरोसा नहीं है कि क्या पूछ दे, ठीक है। ये आपकी मजबूरी है कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। मुझे याद हो सकते तो आपको भी तो याद हो सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ा, आप भी तो योद्धा हैं, कर्मवीर हैं। अब आपको एग्जाम निकालना है, आप सफल होने वाले हैं, आपको शुभकामनाएं इसके लिए एडवांस, आप करेंगे ये सब, ठीक है, मुझे भरोसा है। अब देखिए मैंने क्या कहा, सिरती एक कर था जो नगद के रूप में, थातवान मतलब जो भूमि मालिक था उसको देते थे उसके खेत में काम करने वाले। वो सिरती के अलावा एक छोटा सा टैक्स और था, उसका नाम भी आप लिखते हैं जूलिया था, ठीक है। क्या था? जूलिया। अगर आपसे पूछता है जूलिया भी क्या था, एक प्रकार का टैक्स था चंद राजवंश में, ठीक है। ये सब चीज़ें इतनी होगी। अब देखिए टैक्स सिस्टम खत्म, यानी भू राजस्व के अलावा उनको ये वाली आय क्या होती थी? प्राप्त होती थी, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसके अलावा मैं आपको आज ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि हम इसको जल्दी खत्म करेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेबस भी हो जाएगा, ठीक है। चंद राजवंश में कुछ राजकाज में कुछ पद होते थे, यानी जो किसान और राजा के अलावा जो उनके मध्य कुछ पद होते थे, उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। उन लोगों में कौन कौन से थे, कौन कौन से जो पद थे उसके बारे में बताता हूँ। एक थे बूढ़ा, एक थे थोकदार, ठीक है, बूढ़ा, थोकदार, इसके अलावा एक कौन थे? सयाने, ठीक। इन तीनों को आपने याद रखना है। क्या क्या? सयाने, बूढ़ा, थोकदार। मतलब चंद राजकाज में किसानों के अलावा राजा के साथ जो राजकाज में काम में भाग लेते थे वो यही लोग थे, ठीक है। सयाने, बूढ़ा और थोकदारी, किसान नहीं होते थे, ठीक। अब क्या हुआ, ये बूढ़ा वो नहीं है, एजेड व्यक्ति नहीं है, बूढ़ा एक प्रकार का क्या था? एक प्रकार का पदवी टाइप के, पद टाइप का कह सकते हैं, एक प्रकार का ग्रुप टाइप का था, ठीक है। जैसे थोकदार वगैरह, बूढ़ा वगैरह होते थे, इस टाइप के कोई आज के मतलब एजेड व्यक्ति से नहीं है। जो ये एक ही टाइप की कैटेगरी थी। जो सयाने थे वो पाली पछाओं के क्षेत्र में कहा जाता था, पाली पछाओं। और पाली पछाओं क्या हुआ, जो मैंने बताया था आपको, अल्मोड़ा की सीमावर्ती इलाके हैं, जैसे द्वाराहाट हो गया, सोमेश्वर है, रानीखेत है, इस टाइप के जो इलाके थे ये सब क्या कहलाते थे? पाली पछाओं, यानी अल्मोड़ा गढ़वाल की सीमा के इलाके। यहाँ कौन थे? सयाने लोग थे, ठीक है। और इन सयानों में कुछ लोग शामिल थे, कुछ जातियाँ शामिल थी, जिनमें मंडराल है, बिष्ट है और बंगारी है। कौन कौन थे? मंडराल, बिष्ट और बंगारी। आपसे ये पूछता है जो सयाने निम्नलिखित में से सयानों के दल में कौन शामिल थे, आपको ये याद होना चाहिए। मंडराल, बिष्ट और बंगारी लोग किस में थे? सयाने दल में। बूढ़ा कौन थे? बूढ़ा जो था काली कुमाऊं के क्षेत्र में, जो चंपावत का इलाका है, ठीक है, वहाँ कौन थे? काली कुमाऊं में, काली कुमाऊं में, ठीक है। यहाँ कौन होते थे? बूढ़ा। अब ये बूढ़े में भी कुछ जातियाँ होंगी, आपको मैंने पहले बताया था, चार आल, याद होगा चार आल, जिसमें मैंने आपको बताया था तड़ागी, बोरा, कार्की और चौधरी। कौन कौन? तड़ागी, बोरा, कार्की और चौधरी। ये कौन थे? बूढ़ा, यानी काली कुमाऊं में, जो चंद्र राजवंश में काली कुमाऊं में इनको चाराल बोलते थे, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है।
अगर आपसे पूछता है कि चाराल में कौन सम्मिलित थे कौन नहीं थे, या बूढ़ों के अंदर कौन सम्मिलित थे कौन नहीं थे, या बूढ़ा किस इलाके में कहा जाता था, काली कुमाऊं, और लास्ट में क्या था इनके राजकाज में कुछ लोग थोकदार भी थे, ठीक है। थोकदार किस इलाके में कहते थे इनको, दारमा और जोहार घाटी में, ठीक है। यानी जो तिब्बत से लगा इलाका है, जो भूटियांत इलाका है, दारमा प्लस जोहार घाटी, इस साइड को ये क्या पाए जाते थे, थोकदारी। और जगह भी थे, चंपावत के इलाकों में भी थे। आपको इसकी लोकेशन कहाँ रखनी है इनका आपको पता होना चाहिए, बूढ़ा कहाँ थे, सयाने कहाँ थे, ठीक है तो कुमाऊं में ही चंद राजवंश का ही भाग था, ठीक। अब देखिए ये राजकाज में हिस्सा लेते थे, हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए इनकी एक थी इसके एक और पद होता था प्रधान। जैसे आजकल आप देखते हो गांव में ग्राम प्रधान होता है, चंदू के समय भी प्रधान था। अगर आपसे पूछता है चंदवंश के समय प्रधान का मुख्य कार्य क्या था, ये क्या करता था, अपने गांव की मालगुजारी वसूल करता था, मालगुजारी, ठीक है, यानी जिसको आप क्या कहते हैं एक प्रकार का टैक्स यानी रेवेन्यू टाइप का वो करता था। और गाँव के अंदर अगर पुलिस का कार्य करने वाला कोई था वो यही व्यक्ति था, कौन था, पुलिस का कार्य करने वाला भी प्रधान होता था, ठीक। प्रधान के नीचे दो और पद थे, उसका एक का नाम था कोटाल, क्या था, कोटाल, दूसरे का था प्रहरी। एक का नाम था कोटाल। अगर आपसे पूछता है कोटाल कौन था या प्रहरी कौन था, आप क्या बताओगे, चंदवंश में प्रधान के नीचे कार्य करने वाला व्यक्ति यानी प्रधान का जो सहायक था वो कौन था, कोटाल, ठीक है, प्रधान का सहायक। और ये लेखन का काम करता था प्रधान के लिए, ठीक है, लेखक का काम करता था, लेखन का काम करता था कोटाल। और प्रहरी जो होता था वो चौकीदार था, क्या था, चौकीदार। प्रहरी का काम क्या करना था, गांव में चौकीदारी, चिट्ठी विट्ठी ले जाना, अनाज उनाज इधर करना, ये सब कौन करता था, प्रहरी कहता था। इसके लिए भी गांव में क्या होता था, एक दस्तूर होता था, अनाज उनाज इसको भी दिया करते थे। अब जो आपकी मेन चीज़ है पंचायती राज, किसकी, चंदवंश की, ठीक है। पंचायती राज के बारे में आपने पढ़ना है। देखो अब आपसे ये पूछता है, अब देखो पंचायती राज था नहीं था, ये तो इनके सिस्टम को देख के कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर राजा था, अलग अलग पद थे, नीचे प्रधान था, ये इसलिए इसको पंचायती राज कहा गया। जैसे आज के टाइम देखते होंगे आप, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नीचे क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जो भी है, ठीक है। ऐसी सत्ता का विकेंद्रीकरण था, ऊपर से नीचे सत्ता बटी थी, हर किसी को राइट दिए गए थे, उसी के आधार पर पंचायती राज माना जाता है। चंदू के समय भी था। और आपसे अगर ये पूछता है कि किस इतिहासकार ने चंदवंश के शासन को पंचायती राज में भी बताया है, वो थे बीडी पांडे, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे, ये आपको रखना है, ठीक है। बीडी पांडे ने चंदवंश के लिए पंचायती राज का भी क्या किया है, वर्णन किया है, आपको ये याद रखना। और वो बीडी पांडे बताते हैं जब सोमचंद सत्ता में आया तब से ही चंदू में क्या थी, ये पंचायती राज की व्यवस्था थी, यानी सोमचंद के समय से ही पंचायती राज व्यवस्था थी। इसमें दो दल थे, एक महरा एक फरतेयाल, कौन थे, महरा प्लस फरतेयाल, ठीक है, ये जातियाँ होती थी, ठीक। महरा और फरतेयाल जो गुट था वो क्या करता था, चंदू की पंचायत यानी चंद राज दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। राजकाज में राजा को सलाह देना, पूरे राज्य का शासन प्रशासन देखना, वो किन दो गुटों के बीच था, महरा और फरतेयाल के बीच था, जो कि वहाँ शासन के लिए उत्तरदायी था, कहाँ, चंद राजवंश में। इसके अलावा देखिए अब होता क्या है, मैंने थोकदार बताया, बूढ़े बताए, अब इसमें एक घटना बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा उसको ध्यान से रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो चंदू की पंचायत थी उसमें कितने थोक भाग लेते थे, ठीक है, 5 थोक भाग लेते थे, इसको ऐसे ही याद कर लेना। यानी चंदू की पंचायत में कितने थोक भाग लेते थे, अगर आपसे पूछता है तो कितने थोक लेते थे, 5। और इन लोगों की एक अपनी बैठक होती थी, कहीं ना कहीं तो बैठते होंगे जहाँ पंचायत चलते होंगे, उसको बोलते हैं बाजा खल, ठीक है, बाजा खल, बाजा खल। इस जगह पे इनकी क्या होती थी, पंचायतें बैठती थी। अगर आपसे पूछता है चंदू की पंचायतें कहाँ होती थी, बाजा खल में होती थी, ठीक है। अब आपको एक कहानी बताता हूँ, देखो थोड़ा सा इसको कहानी सुनना, बस बाकी कुछ नहीं करना है, ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। देखो एक थे बूढ़े, एक थे थोकदार, ठीक है, ये चंद राजवंश के समय पाए जाते थे, ठीक। राजकाज में भाग लेते थे तो बूढ़ों ने क्या किया, थोकदारों पे एक बार टैक्स लगाने का काम कर दिया। क्या कर दिया, टैक्स लगाने का। जब बूढ़ों ने थोकदार पे टैक्स लगाया तो थोकदारों को बहुत ज़्यादा क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो थोकदार क्या करते हैं, इन बूढ़ों की हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हत्या, और इनको मारकर एक गड्ढे में दफना देते हैं, जहाँ पे एक चबूतरे का निर्माण करते हैं, जिस स्थान को बूढ़ा चौरा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, बूढ़ा चौरा। बूढ़ा चौरा क्यों कहते हैं, उसमें चौरा मतलब चबूतरा, बूढ़ा मतलब बूढ़ों की हत्या करके। जब ये बूढ़ा चौरा की घटना होती है उसके बाद राजा क्या करता है कि इस हत्या का उस प्रतिशोध जो ले रखा है उसका बराबर बैलेंस करने के लिए वो इनसे कहता है, थोकदारों से, अपने में से कुछ लोगों को आप क्या बनाओ, बूढ़े बनाओ। और उन बूढ़ों को महरा और फरतेयाल कहा गया, ठीक है, महरा और फरतेयाल।
यही मेहरा और फर्त्याल जो दल थे वो चंद राजवंशी के लिए क्या हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण हुए। ठीक है, जिसने चंद राजवंशी को आगे सत्ता उसकी संभाली। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपको क्या करना है, अपनी बुक भी पढ़नी है, इस टॉपिक को भी पढ़ना है। इससे जो संबंधित क्वेश्चन है, टैक्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। पंचायती राज मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा चंद राजवंश का, जिसमें मैं चंद वंश के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको बताऊंगा। उसके अलावा उसके थोड़ा सा सामाजिक स्ट्रक्चर का आपको आइडिया दे दूंगा। आप इसको रिवाइज करना। उम्मीद है आपका आज का सेशन भी आपको समझ आया होगा। मेहनत कीजिए, घबराइए मत। टैक्स सिस्टम से घबराना नहीं है। 2 दिन में पढ़ोगे, 1 दिन में पढ़ोगे, याद हो जाएगा। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है, शुभकामनाएं आपको। फिर मिलते हैं। थैंक यू।